अनर्थ हो गया। ये कंगन तो परी की है। जल्दीबाजी में उसने ये कंगन यहीं छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पानी से बाहर भी नहीं जा सकती। इस सुनसान जंगल में किससे मदद मांगूं? बेटा मनोज, कितनी बार तुझे कहा है, अब तू बड़ा हो गया है। इस तरह फालतू का समय क्यों बर्बाद कर रहा है? कोई ढंग का काम क्यों नहीं खोज लेता? माँ, मेरे लिए तो कोई ढंग का काम ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? वाह रे अमीर चंद, तेरे लिए इस दुनिया में कोई ढंग का काम ही नहीं है। अरे कुछ तो शर्म कर, राजा के पास क्यों नहीं जाता? वो तुझे कुछ ना कुछ काम दे ही देंगे। अरे माँ, आप समझती क्यों नहीं? मैं किसी राजा के पास रहकर उसका जी हुजूर नहीं कर सकता। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। चला जा यहाँ से। और जब तक तुझे कुछ मिल नहीं जाता, खाली हाथ तू वापस घर मत आना, समझा? अब निकल इस घर से। मनोज घर से बाहर निकल जाता है। कुछ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए आराम करने वो एक जंगल पर पहुंच जाता है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैं आराम से यहाँ आराम कर सकता हूँ। अरे सखी परी, आज तो काफी समय बीत चुका है। शाम होने को है। आपको अपने परीलोक लौट जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल परी। इस जंगल की खूबसूरती के बीच हमें पता ही नहीं चला कि समय निकल गया है। ठीक है जलपरी, मुझे जल्दी से जल्दी परीलोक जाना होगा, वरना परीलोक का द्वार बंद हो जाएगा। अनर्थ हो गया। ये कंगन तो परी की है। जल्दीबाजी में उसने ये कंगन यहीं छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पानी से बाहर भी नहीं जा सकती। इस सुनसान जंगल में किससे मदद मांगूं? अरे अरे, वो देखो, कितना खूबसूरत पोखरी है। चलो उसके किनारे आराम करता हूँ। शाम होने को है, थोड़ी देर बाद घर वापस चला जाऊंगा। अरे देखो तो भाई, ये क्या है? यह तो सोने का कंगन है, पर इतने घने जंगल के बीच ये किसका कंगन हो सकता है? माँ ने कहा था कि खाली हाथ मत आना। अब मैं इस कंगन को लेकर माँ को दूंगा, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। अरे युवक, ये क्या कर रहे हो? वो कंगन हमारा है, हमें वापस करो। ये कौन है? ये तो ना कोई इंसान है और ना ही कोई औरत। कोई जंगल का भूत है क्या? अरे युवक, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक जल परी हूँ। ये मेरा कंगन है, मुझे वापस करो। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कंगन आपका है? अच्छा बताओ, इस कंगन में कितने मोती लगे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा कंगन है, वापस कर दो। देखो, ये मेरी सहेली का है, अब तो वापस कर दो। देखो जलपरी, मैं आलसी जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। पहले कह रही थी कि ये मेरी है, अब बोल रही हो कि ये मेरी सहेली की है। जाओ, मैं ये कंगन नहीं दूंगा। जिसका ये कंगन है मैं उसको ही दूंगा। इतना कहकर मनोज पोखरी किनारे एक पेड़ के नीचे सोने के कंगन को छाती में रखकर सो जाता है। जलपरी निराश हो जाती है कि तभी स्वर्ग की परी फिर से पोखरी के पास आ जाती है। जलपरी, क्या तुमने मेरा कंगन देखा है? वो कहीं गिर गया है। वो कहाँ गिर गया पता ही नहीं। अब मैं उसके बिना परीलोक नहीं जा सकती। परी बहन, वो देखो तुम्हारा कंगन उस आलसी युवक के पास है। मैंने मांगने की कोशिश की, पर वो कहता है कि जिसका कंगन है मैं उसको ही वापस करूंगा। हे युवक, उठो, ये मेरे सोने के कंगन मुझे वापस कर दो, मैं इसे लेने आई हूँ। परी की आवाज सुनकर मनोज उठकर कहता है, क्या ये कंगन तुम्हारा है? अगर यह तुम्हारा कंगन है तो बताओ, इस कंगन में कितने मोती लगे हुए हैं? इस कंगन में कुल 5 मोती लगी हुई है। मैं स्वर्ग की परी हूँ। मैं यहाँ जल क्रीड़ा करने और अपनी सहेली जल परी से मिलने आती हूँ। ठीक है स्वर्ग की परी, लीजिए आपका सोने का कंगन।
तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनोज है और मैं ऐसे ही आवारा घूमता रहता हूँ। घर से माँ ने निकाल दिया तो मैं इस जंगल में आ गया। तुम दिल के तो बहुत अच्छे इंसान हो और ईमानदार भी हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी पर प्रसन्न हुई मनोज। मैं तुमको एक वरदान देती हूँ। तुम दुनिया की सभी भाषा को समझ पाओगे। पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सबसे तुम बात कर पाओगे और उनकी बात को समझ भी पाओगे। मनोज को वरदान देकर परी वापस अपने परीलोक चली जाती है। वही जल परी भी पानी के अंदर चली जाती है। अरे चलो भाई, सोचा था सोने का कंगन माँ को दूंगा तो बहुत खुश हो जाएगी। अब तो खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ेगा। आ गए महाराज। देखो तो फिर से खाली हाथ आ गए हैं। कहा था ना खाली हाथ मत आना घर। माँ, मैं खाली हाथ घर नहीं आया हूँ। मुझे वरदान मिला है। मैं वरदान को लेकर आया हूँ। क्या वरदान? इस तरह फिजूल की बातें करके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी के भी भाषा को समझ सकता हूँ। मैं पशु, पक्षी, पेड़ पौधे के भाषा को भी समझ सकता हूँ और बोल सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वो जो पेड़ में दो चिड़िया बैठे हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? जरा मुझे बता तो। मनोज उन दो पक्षियों की बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है, माँ, ये दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे हैं कि आज बहुत बारिश होने वाली है। इसी वजह से दोनों सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे हैं। देखते हैं तू कितना सच बोलता है। आज तो पता चल ही जाएगा। अरे सच में तू तो सही बोल रहा था बेटा। देखो बाहर बहुत बारिश हो रही है। मंत्री जी, हमारा विजय रथ हमेशा आगे बढ़ता ही जा रहा है। हमने इस पृथ्वी में जो भी था सबको जीत लिया है। हम ही हैं वीर प्रतापी राजा सहस्त्रमर्दन। हा 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 हा। बात तो आपने सही कहा है महाराज, लेकिन क्या महामंत्री धर्मा, हमें जवाब दो। अब अगर मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करें महाराज। आपने पृथ्वी पर तो सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन आपका प्रताप दूसरे लोगों पर भी फैलना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता था महाराज। ये कैसे मुमकिन है? मैंने सुना है कि पास के घने जंगल में अमावस्या की रात परियां धरती पर आती हैं। अगर महाराज चाहे तो उन्हें राजमहल में ला सकते हैं। इससे महाराज का परचम सारे विश्व में फैल जाएगा और लोग सदियों तक आपके पराक्रमी जीवन को याद रखेंगे। हाँ, मेरा यह सब चारों लोक में फैलेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ मंत्री जी, अगली अमावस्या की रात कब है? महाराज अमावस्या की रात का इंतजार करने लगते हैं। जल्द ही वो रात आ ही जाती है। राजा अपनी बेटी और पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे सुनो मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आपके लिए आज बहुत ही अद्भुत चीज लेने जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। डरने की जरूरत नहीं है रानी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आप मेरे लिए कौन सी चीज लाने जा रहे हैं पिताजी? अरे वो तो मैं अभी नहीं बता सकता बेटी, लेकिन सब्र करो। नहीं पिताश्री, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी वो चीज देखनी है। अरे नहीं बेटी, वो जंगल ठीक नहीं है, वहाँ बहुत से खतरा है। राजा के मना करने पर भी राजकुमारी जिद करने लगती है। राजा अपनी बेटी, मंत्री और कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। बाबा, मैंने सुना है मेरे इस जंगल में परियों का आना जाना है, वो भी मेरे बिना अनुमति के। ये जंगल, ये जमीन किसी के अधीन नहीं है राजा। ये तो प्रकृति का उपहार है। इसमें सबका समान अधिकार है। इतनी बड़ी दुस्साहस, अगर आप कोई बाबा नहीं होते तो मैं अभी आपको सूली पर चढ़ा देता। ठीक है राजा, आपकी जैसी मर्जी। मैं तो आपको अवगत करा रहा था कि यह जंगल मायावी जंगल है, संभल कर जाइएगा।
यहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे बाबा, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं सक्षम हूँ। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि वह परियां कहाँ पर आती हैं? यहाँ से घने जंगलों के बीच एक झील है जिसका कोई अंत नहीं। उसी झील में परियां आती हैं। बाबा के बताए दिशा में राजा आगे बढ़ता है और उस झील के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सब लोग घात लगाकर छुप गए। जैसे ही जल परी पानी से बाहर निकली, राजा के सैनिकों ने जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे राजन। छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे साथ चलना होगा। तुम मेरे ही जंगल में रहती हो और मुझे पता तक नहीं। अब दिखेगा दुनिया मेरा पराक्रम। ले चलो इस जलपरी को। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए। राजा जलपरी को उठाकर जाने ही वाला था कि तभी स्वर्ग की परी वहां पर आ जाती है। मूर्ख, तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? तुमने एक निर्दोष को जाल में बांध रखा है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम एक पेड़ में बदल जाओगे। हे परी, रहम करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पिताश्री को छोड़ दीजिए। मुझे माफ कर दो माते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अहंकार में आ गया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। देखो राजन, तुमने जो कृत किया है वो एक राजा को शोभा नहीं देता है। वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एक रास्ता है। एक ईमानदार इंसान अगर पाताल लोक जाकर वहां के सबसे ऊंचे झरने का पानी लाकर तुम्हारे जड़ में डालेगा, तभी इस श्राप से तुम मुक्त हो पाओगे। अब इस मायावी जंगल में लालच, लोभ और भ्रष्टाचार की दुनिया में ईमानदार इंसान कहाँ से लाएंगे? राजकुमारी, मुझे लगता है हमें उस महान तपस्वी से मिलना चाहिए जिन्होंने हमें यहाँ आने से रोका था। शायद उनको पता हो। सभी लोग बाबा के पास आकर सारी घटनाओं को बताने लगते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह मायावी जंगल है, संभल कर जाइएगा। और राजा तो राजा ही थे ना, अब क्या ही कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। बाबा, आप तो सिद्ध पुरुष है ना, क्या आपसे ये कार्य नहीं हो सकता? मैं पाताल के झरने तक तो नहीं जा सकता। मेरे शरीर में अब वो क्षमता नहीं है। हाँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है राजकुमारी। वो ईमानदार इंसान भी तुम्हें जल्द ही मिलेगा जो राजा को इस श्राप से मुक्ति दिला सके। इस तरह कई महीने बीत गए। राजा पेड़ बनकर सजा काट रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य में लगातार ईमानदार इंसान की तलाश जारी है। एक दिन मनोज घर में बैठा था कि तभी अरे, कई समय से देख रहा हूँ ये दोनों चिड़िया यहीं पर ही रह रही हैं। लगता है इनका घोंसला भी यहीं होगा। मनोज उन दोनों चिड़िया की बातों को ध्यान से सुनने लगा। सुनो माँ, हमारी किस्मत खुलने वाली है। ये दोनों चिड़िया किसी खजाने की बात कर रहे हैं। वो खजाना भी इसी पेड़ के नीचे है। अरे तो फिर देख क्या रहा है? जल्दी से कुदाल लाकर इसकी खुदाई शुरू कर दे। हमारी गरीबी दूर होने वाली है। मनोज एक कुदाल लेकर पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद सच में उसे राजा महाराजाओं का एक खजाना दिखता है। अरे भाई, सच में यहाँ तो कोई खजाना छिपाया गया है। पता नहीं किसने और क्यों रखा होगा। पिताजी कहते थे मेहनत से कमाया धन खुशियाँ लेकर आता है, जबकि अचानक से मिला हुआ धन कोई मुसीबत लेकर आता है। इससे पहले कि माँ को पता चले, मुझे इसे राजा को सौंप देना चाहिए। मनोज उस खजाने को लेकर राजमहल आ जाता है। अरे कौन हो तुम लड़के? क्या बात है? बताओ, राजमहल कैसे आना हुआ? मंत्री जी, मुझे राजा जी से मिलना है। राजा तो शिकार पर गए हैं। मुझे बताओ क्या काम है? देखिए मंत्री जी, मुझे एक खजाना मिला है। ये राजा महाराजाओं का लगता है, इसीलिए मैं इसे देने आया था।
मनोज की ये बातें सुनकर मंत्री राजकुमारी को बुलाता है। सुनिए राजकुमारी, हमें ईमानदार इंसान मिल गया है। देखो तो, उसने खजाने से भरा हुआ थैला वापस लौटाने आया है। क्या नाम है आपका और ये खजाना क्यों लौटाने आए हो? राजकुमारी जी, मेरा नाम मनोज है और ये खजाना मुझे एक पेड़ के नीचे मिला था। सोचा खजाना किसी राजघराने का होगा, इसीलिए मैं इसे वापस करने आया हूँ। सुनो मनोज, ये सारा खजाना तुम्हारा है, बस हमारा एक काम कर दो। इस तरह राजकुमारी ने मनोज को सारी आपबीती बताई कि कैसे राजा पेड़ बनकर जंगलों के बीच तड़प रहे हैं। अगर ये काम मेरे द्वारा होगा तो मैं जरूर कोशिश करूँगा कि महाराज को श्राप से मुक्ति मिल जाए, पर मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं चल नहीं सकता, मुझे नींद आ रही है। कोई बात नहीं मनोज, हम तुम्हें महाराज का घोड़ा देते हैं जो तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहाँ महाराज पेड़ बनकर सालों से खड़े हैं। मनोज राजा के घोड़े पर सवार होकर मायावी जंगल की ओर निकल जाता है। अरे अरे अरे, देखो तो भाई, ये तो मेरा घोड़ा है। लगता है कोई मेरा मदद करने आया है। सुनो 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 ये लड़के, सुनो, मेरी मदद करो। अच्छा, तो आप ही हैं महाराज जो अब पेड़ बनकर इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो अभागा राजा। मुझे ये श्राप मिला है। मुझे तभी मुक्ति मिलेगा जब कोई पाताल लोग जाकर उस ऊंची झरना से पानी लाकर मेरे जड़ पर डालेगा। क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे? अच्छा, तो ऐसी बात है। एक बात बताओ महाराज, अगर मैं आपकी मदद करना भी चाहूँ तो मैं पाताल लोक कैसे जा सकता हूँ? इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन इस जंगल के पहाड़ी पर एक बाबा रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। मनोज जंगल में बाबा को खोजने लगता है। कुछ देर खोजने के बाद उसे आखिर वो बाबा मिल जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो राजा को मुक्ति दिलाने वाले। तो तुम भी इस मायावी जंगल में आखिर आ ही गए। हाँ बाबा, क्या आप मुझे पाताल लोक जाने का मार्ग बता सकते हैं? सुनो बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक अनंत झील मिलेगा जिसका कोई भी अंत नहीं। झील के बीचों बीच एक गुफा है। उसी गुफा के अंदर से पाताल लोक जाने का मार्ग तुम्हें मिलेगा। पर हाँ, यह रास्ता अत्यंत ही कठिन है। यहाँ तुम्हारा ईमानदारी ही तुम्हें बचा सकता है। अगर जरा भी तुम्हारा ईमान डगमगाया तो फिर तुम जिंदा नहीं वापस आ पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैंने किसी को वचन दिया है, मैं उस वचन को निभाने आया हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उस पाताल लोक के ऊंचे झरने का पानी ला सकूं। सच में तुम बड़े नेक दिल वाले हो। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी जीत है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मनोज बाबा से आशीर्वाद लेकर अनंत झील के पास पहुंच जाता है और आवाज देने लगता है, हे समुद्र के देवता, मुझे पाताल लोक जाने के लिए मदद करें। मैं हूँ समुद्र। कोई भी इंसान पाताल लोक नहीं जा सकता। मैं मेरे लिए नहीं जा रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए, उसके उद्धार के लिए जा रहा हूँ। यह समुद्र है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या तुम अपना जान जोखिम में डालने को तैयार हो? मेरे मन में कोई लालच नहीं है। मैं दूसरे के भलाई के लिए अपना जान जोखिम में डालने को तैयार हूँ। ये जादुई नाव है, इस पर सवार हो जाओ। ये तुम्हें पाताल लोक ले जाएगा। ठीक है समुद्र देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज उस जादुई नाव पर सवार होकर पाताल लोक की यात्रा पर निकल जाता है। झील के बीचों बीच उसे एक टापू दिखाई देता है। लगता है हम उस गुफा तक पहुंचने वाले हैं। हे जादुई नाव, मुझे उस टापू के तल तक ले चल। चलो बढ़िया, आखिर पहुंच ही गया। अब मैं उस गुफा के अंदर जाता हूँ। पाताल की धरती पर आपका स्वागत है। हे दिव्य पुरुष, बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना था कि
पाताल में राक्षस होते हैं, वह बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे आप कौन हैं? मैं पाताल का राजा हूँ। आज आपकी कृपा से हमारे पाताल लोक की अंतिम जलपरी पाताल लोक वापस आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाताल लोक की अंतिम जलपरी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अकेला आया हूँ। नहीं है दिव्य पुरुष, वो देखिए आपके पीछे। हे पाताल के राजा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो एक जादुई नाव में आया था, अब ये जलपरी कैसे बन गई? ये कुछ साल पहले की बात है। ये हमारे पाताल लोक के अंतिम जलपरी है। इसके कुछ गलतियों के कारण पाताल लोक से इसे बाहर कर दिया गया था। श्राप दिया गया था कि धरती पर सजा काटेगी। इस श्राप से मुक्ति का सिर्फ एक ही मार्ग था कि कोई धरती का ईमानदार इंसान जब इसके ऊपर सवारी करेगा तभी वह वापस पाताल लोक आ सकती है। अच्छा, तो इसीलिए जलपरी नाव बनकर मेरे साथ यहाँ तक आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवक, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मैं अपने लोक के समुद्र में रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर जलपरी गहरे पानी में चली जाती है। मनोज पाताल लोक के राजा से कहता है, महाराज, क्या आप मुझे पाताल लोक के सबसे ऊंचे झरने तक ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको अपने लोक के सबसे ऊंचे झरने तक ले जा सकता हूँ। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है महाराज? चारों दिशाओं में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। यह एक अंधेरी जादुई जंगल है मनोज। इसी के गर्भ में ही मिलेगा हमें पवित्र ऊंची झरना। दोनों चलते चलते जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ और एक घटना घट जाती है। एक खूंखार शेर दोनों का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे बाप, भागो, या तो शेर आ गया है, भागो, अब हम नहीं बच पाएंगे, भागो भागो। रुकिए रुकिए महाराज, डरिए मत, मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये पागलपन है। भला शेर से कौन बात कर सकता है? मैं बात कर सकता हूँ महाराज। नहीं, मैं तो आप बेल मुझे मार सुना था। आप तो आ शेर मुझे खा जैसे बात कर रहे हो। हे शेर महाराज, मैं इस पवित्र झरने की पवित्र जल को लेने धरती से पातालोक आया हूँ। कृपया आप मुझ पर दया करो, मुझे आपके जंगल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दें। मनोज की बातें सुनकर शेर रास्ता छोड़ देता है और जंगलों के अंदर चला जाता है। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। सच में आप धरती वाले तो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। आपसे मिलकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। चलिए, बस थोड़ी दूर और चलते हैं, उसके बाद हमें वह पवित्र ऊंची झरना भी मिल जाएगा। लो जी लो मनोज, आखिर हम पहुंच गए उस पवित्र झरने के पास। हमारे पाताल लोक का यह सबसे ऊंची झरना है। पर महाराज, यहाँ तो कोई पानी नहीं है, यह झरना तो सूखा हुआ है। यह भी एक जादुई झरना है मनोज। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ का पानी कैसे ले जाओगे। मैं कोशिश करता हूँ महाराज। हे पवित्र जादुई झरना, मैं धरती का मनुष्य धरती से पाताल लोक आपके दर्शन के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे अपना दर्शन नहीं देंगे? क्या तुम मेरे सिर पर दर्शन के लिए इतने दूर आए हो, या इसमें भी कोई स्वार्थ छुपा है? हे जादुई झरना, मुझे आपका दर्शन चाहिए। पृथ्वी के जन कल्याण के लिए मुझे आपके पवित्र जल की आवश्यकता है। मैं धरती लोक से आपका पवित्र जल लेने आया हूँ। मुझे धरती लोक नहीं जाना। सुना है वहाँ के लोग बहुत बुरे होते हैं। नदी, नाला, झरने, पेड़ पौधे, वनस्पति सब काट कर मैदान बना रहे हैं। वहाँ प्रकृति खतरे में है। मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, ना ही मैं धरती के कोई इंसान की मदद करूँगा। आपका बात सच है, पर मैं जल कल्याण के लिए आपको लेने आया हूँ। वचन देता हूँ, प्रकृति को बचाने के लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वह करने की भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर तुम किसी के भलाई के लिए मुझे लेना चाहते हो तो तुम मेरा जल ले जा सकते हो।
देखते ही देखते सूखे झरने से पानी की धारा बहनी शुरू हो जाती है। पक्षियों की चहचहाहट चारों दिशाओं में गूंजने लगती है। अंधेरी जंगल में अचानक रोशनी फैल गई। झरने के भीतर से एक कमंडल बाहर आता है जिसमें पवित्र झरने का जल भरा हुआ था। हे धरती के ईमानदार इंसान, इस कमंडल को अपने हाथों में ग्रहण करो। मैं अपना पवित्र जल धरती के कल्याण के लिए तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूँ। मान गए। वाकई में आप धरती वाले तो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। आज मुझे पता चला। चलो अब मैं आपके लिए नाव का व्यवस्था करता हूँ। चलो अब हम तट की ओर चलते हैं। इस तरह दोनों गुफा से बाहर टापू के तट पर आ जाते हैं। पाताल लोक के राजा के सहयोग से मनोज पवित्र जल लेकर धरती लोक पहुंच जाता है। मनोज की वापसी की खबर सुनकर वहाँ पहले से ही राजकुमारी मनोज का इंतजार कर रही थी। हम सब लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। मनोज, कैसा रहा पाताल लोक का सफर? सत्य और ईमानदारी की जीत हुई राजकुमारी। मैंने वह पाताल लोक के झरने का पानी ले आया है। मनोज उस पवित्र जल को श्रापित पेड़ पर डाल देता है, जिसके बाद वो पेड़ राजा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा यह उपकार जिंदगी भर याद रखूंगा। मुझ पर अहंकार आ गया था। सोचा पूरी दुनिया में राज करूंगा, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं। धन दौलत तो आता जाता रहेगा, पर सम्मान एक बार गया तो दोबारा नहीं आ सकता। महाराज, कहते हैं पश्चाताप से बड़ा प्रायश्चित नहीं। अब से आप अपना राज्य संभालिए, प्रजा के हित के लिए कार्य कीजिए। राजा के श्राप मुक्त होने के बाद सब लोग राजमहल आ जाते हैं। सुनो विवेक, मैं अपने कर्मों पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझ पर एक उपकार कर दो। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे परोपकारी, ईमानदार, जाबाज इंसान नहीं देखा जो दूसरों के लिए अपना जान भी दांव पर लगा देता हो। मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी का विवाह मनोज के साथ करने का घोषणा करता हूँ। नहीं, मैं एक आलसी इंसान हूँ। मैं इसके काबिल नहीं। मैं तो गांव में रहता हूँ मेरी माँ के साथ। यही मेरी दुनिया है। मैंने अपने पूरे राज्यकाल में अहंकारी बनकर गद्दी पर बैठा था। मैंने कभी अपनी प्रजाओं के बारे में नहीं सोचा। मैं ये राजपाट आज त्याग कर रहा हूँ। इस राज्य का राजा मनोज को बनाने का घोषणा करता हूँ। इस तरह राजा ने राजकुमारी का विवाह मनोज के साथ करने की घोषणा कर दी और साथ ही राज्य का राजा बनने का ऐलान भी हो गया। प्रजाओं ने भी अपनी इच्छा जताई कि मनोज जैसा राजा हमें चाहिए। ठीक है महाराज, अगर आप सबकी इच्छा है तो मुझे भी मंजूर है, पर मैं एक बार अपनी माँ से पूछकर आता हूँ। अरे इधर देख, मैं यहाँ खड़ी हूँ। खजाना बताकर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मैंने सब सुन लिया है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। जा कर ले राजा की बेटी से शादी। मनोज का विवाह राजकुमारी से बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। मनोज राजा बनकर सबके हित में काम करने लगा। मनोज प्रकृति को बचाने के लिए योजना बनाता है। अब मनोज के राज्य में लोग प्रकृति की भी पूजा करने लगे और उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। कानून बनाया गया। अब लोग खुशी से जीवन जीने लगे।